जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग CDS 2023 का जो सेकेंड वाला हुआ था, मतलब सितंबर में जो पेपर हुआ था, उसका अंग्रेजी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आप लोगों को एक दिन पहले मिल गया था, कल का गैप गया था और आज मैं आपका पार्ट 2 डाल दे रहा हूँ। अच्छा, पार्ट 2 में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 120 तक। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को कितना दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक का डिस्कशन किया था। 2 पार्ट में इसको कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 2022 वाले 1 और 2 वाला कर लेंगे, फिर 2021 वाला, ऐसे हम एक एक करके करते रहेंगे। आपको हफ्ते में एक, कम से कम मतलब एक सन का एक हफ्ते में पक्का करा देंगे, अगर 2 नहीं करा पाते हैं तो। वैसे मैं कोशिश करूंगा 2 करा दो, लेकिन इस हफ्ते में 1 करा पाया था, पिछले हफ्ते में भी 1 ही करा पाया था। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF पिछली वाली ही है, क्योंकि PDF में हमने 120 क्वेश्चन एक बार में डाल दिया था। ठीक है, वो अलग अलग में नहीं डाला था। डिस्कशन अब 61 से 120 का अभी कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जिन लोगों ने 2023 का फर्स्ट वाला नहीं देखा हो वो लोग देख डालिए, 2 पार्ट में वो भी है। और इसके पहले हमने एक डिस्कशन डाला था एनालिसिस के लिए, 20 से लेकर के 23 तक 1 और 2 में पेपर्स में अंग्रेजी में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन कौन क्वेश्चन कभी कभी आ रहे हैं, उसकी एक पूरी एनालिसिस थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो देख लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना डिस्कशन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 61। हमारी जो बुकलेट है, बुकलेट कौन सी है, ए वाली है। ठीक है, समझ गए। तो ए वाले में क्वेश्चन नंबर 61 क्या था, तो ये था ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से आप समझ गए होंगे क्या करना है। ये देखिए, S1 स्टार्टिंग का सेंटेंस है और S6 लास्ट का सेंटेंस है। बीच में 4 सेंटेंस है, PQRS, इन्हीं का क्रम गड़बड़ है। इनको क्रम में लगाइए और नीचे से ऑप्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है कि म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, जीन्स होते हैं हमारे DNA में। ठीक है, तो जो हमारे न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, उसमें जीन्स होते हैं। जीन्स में एक ऑर्डर होता है सब चीज़ों का। उनमें अगर म्यूटेशन आ जाता है, कोई म्यूटेशन आता है, तो उसमें मतलब चेंजेज आते हैं। जो बेस होता है जीन्स का, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेंटेंस है, ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब P वाला पढ़ के देखें। कह रहे हैं कि दिस इज व्हाई म्यूटेशन इन देम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कह रहे हैं इसी वजह से जब उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, गांठ बन जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहे हैं क्यों में कि द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर काजिंग। कुछ जीन्स, फ्यू जीन्स जो कैंसर पैदा करने वाले बन सकते हैं आफ्टर म्यूटेटिंग, उन्हें कहा जाता है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स, ऑन्को यूज किया जाता है कैंसर के लिए। ठीक है, आर में लिखा है कि मोस्ट जीन्स डू नॉट काज कैंसर इफ दे म्यूटेट। बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जब वो म्यूटेट होते हैं, जब उनमें चेंजिंग आती है तो वो कैंसर नहीं कॉज करते, कैंसर नहीं पैदा करते हैं। अब आगे लिखा है एस में इन अ नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स। एक नॉर्मल सेल में ऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, नॉर्मल सेल जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल जो मतलब एक सामान्य कोशिका होती है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ होता, उसमें जो ऑन्कोजीन्स हैं वो क्या करते हैं, ये हैं इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराते हैं। मतलब जो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होता है वो अनकंट्रोल्ड नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही सेल डिवीजन होगा। यही जब खराब हो जाते हैं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। ठीक, तो मतलब एक प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा कि कैंसर कैसे होता है। तो सामान्य कोशिकाएं, पहले इन्होंने कहा कि कोशिकाओं में म्यूटेशन हुआ करता है, जीन्स में म्यूटेशन हुआ करता है। नॉर्मली जो मोस्ट जीन्स हैं वो कैंसर नहीं पैदा करते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो जीन्स जो कैंसर पैदा करती हैं। इसी पर सारी कहानी है। ठीक है,
चलिए, तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, मोस्ट जीन से, क्योंकि पूरी कहानी में कैंसर पैदा करने वाली जीन्स की बात है। तो शुरुआत हम किससे कर देते हैं, जिससे कैंसर नहीं पैदा होता। पहले इन्होंने कहा कि जो चेंज आता है, जो जीन्स में चेंज आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि मोस्ट जीन्स ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं पैदा करते हैं, आर पहले वाला हो गया। अब इसके बाद सारे के सारे कैंसर पैदा करने वाले होंगे। तो आर के बाद हमको क्या लगाना होगा, देखिए आर के बाद हमको लगा लेना चाहिए क्यू, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मोस्ट जीन्स ऐसे हैं, मोस्ट की बात करते, फिर क्या करें, फ्यू जीन्स ऐसे हैं, फ्यू, मोस्ट के बाद फ्यू लगा लो, तो आर के बाद क्या लगा हमारा, क्यू लगा। तो फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर काजिंग, जो कैंसर पैदा करने वाले बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं म्यूटेट, उनका जो म्यूटेशन होता है आर नोन एज ऑन्कोजीन, जो कैंसर पैदा करते हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। अब इन ऑन्कोजीन्स का काम बताएंगे, तो ऑन्कोजीन्स का काम बताएंगे, तो ऑन्कोजीन्स का काम किस में दिया हुआ है, आर हो गया, क्यों हो गया, ऑन्कोजीन्स का काम एस में दिया हुआ है कि नॉर्मल सेल में ऑन्कोजीन्स का काम होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। और उसके बाद पी में क्या होता है, पी में इन्होंने बताया कि यही वजह है म्यूटेशन इन देम, मतलब अगर ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है और उसके बाद कैंसर पैदा होने लगेगा। तो इसका मतलब आर क्यू के बाद एस लगा दो, एस में ऑन्कोजीन्स की बात हो गई है, लेकिन और यही ऑन्कोजीन्स में अगर गड़बड़ी आ जाती है, म्यूटेशन आ जाता है, तो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स बनने लगती हैं। तो अब ये हो गया RQSP। और उसके बाद यही देख लो, सेवरल म्यूटेशंस मस्ट आकर इन द सेम सेल फॉर इट इज टू बिकम अ ट्यूमर सेल, उसके बाद वो ट्यूमर सेल हो जाती है। ठीक है, समझ गए। तो पहले R, फिर Q, फिर S, फिर P। अब फिर आपका आंसर कौन होगा, RQSP, ये पहला वाला हो गया। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका आता है 62 में। 62 में बेटा देखो लिखा है कि फॉर मोस्ट पीपुल, ज़्यादातर लोगों के लिए राइटिंग इज एन एवरीडे ऑकरेंस, मतलब लिखना उनके लिए रोज़मर्रा की बात होती है। अब यहाँ देखो, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ये क्या हो गया, राइटिंग हो गई पूरी, एंटरिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये राइटिंग के लिए मटेरियल हो गया। आगे लिखा इन्होंने कि मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम तैयार किए गए हैं राइटिंग को स्मूथ और आसान बनाने के लिए। उसी में से एक क्या है, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मतलब ये क्यू वाला पहले होगा, पी वाला बाद में। वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, अच्छा तो अभी एक और आ गया, क्यू में मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गए और आर में लिखा है वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। तो क्यू के बाद आर होना चाहिए, अभी एस नहीं है, उसके बाद पी आ सकता है। अब देखो उसमें एक है वर्ड प्रोसेसर, एस में लिखा है कि व्हेन कंप्यूटर हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल एंड वर्क पैटर्न दिस एक्टिविटीज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट। जब कंप्यूटर हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित किया है तो दिस एक्टिविटी का मतलब राइटिंग भी इससे प्रभावित नहीं है। फिर आएगा बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए, उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसर। अब इस वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ लिखा है ना वर्ड प्रोसेसर, और यहाँ लिखा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है। तो वर्ड प्रोसेसर के बाद आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, मतलब आर के बाद पी लगा लीजिए, क्यू उसके पहले लगा था, और एस क्या कर देते हैं, सबसे पहले कर देते हैं, है कि नहीं। तो एस हमको क्या करना पड़ेगा सबसे, क्योंकि ये कंप्यूटर के बारे में है और उसके जो वर्ड प्रोसेसर है ये सब क्या होते हैं, ये उसके कंप्यूटर के अंदर के मटेरियल हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एस करना पड़ेगा। पहले इन्होंने कहा कि राइटिंग लोगों के लिए एवरीडे अकरेंस है, और जब कंप्यूटर हमारी दुनिया में आया, हमारे लाइफ को इजी बनाया, तो ये एक्टिविटी मतलब राइटिंग भी उससे छूती नहीं रही। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एस ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बहुत सारे प्रोग्राम बने, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, फिर क्यू आ गया। क्यू के बाद क्या करेंगे, अब फिर लगाएंगे आर, एक उसमें प्रोग्राम बताया, उसी तरह का एक प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर, तो उसके बाद हमने लगा दिया क्यू के बाद आर, आर के बाद बताया कि वर्ड प्रोसेसर में होता क्या है, तो ये पी हो गया, एस क्यू आर पी। तो एस क्यू आर पी का ऑप्शन कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है आपको, एस क्यू आर पी का ऑप्शन मिल गया।
ठीक है ना, क्लियर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 63 में क्या है देखो, सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप। जो सोशल नेटवर्किंग है ये एक ग्रुपिंग है इंडिविजुअल का सोशल क्या है स्पेसिफिक ग्रुप्स में, जैसे कि स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ हो गई या नेबरहुड सब डिवीज़न हो गया, ये सोशल नेटवर्किंग है। अच्छा, आप लोग सोशल नेटवर्किंग को अभी फ़ोन से जोड़ करके मत देखिएगा, जब फ़ोन नहीं था तब भी सोशल नेटवर्किंग होती थी। गाँव में ग्रुप बना करते थे, शहरों में ग्रुप बना करते थे, लोग एक दूसरे से मिला जुला करते थे, ये सोशल नेटवर्किंग है। वो ऑनलाइन वाली की बात नहीं कर रही जिससे आप लोग परिचित हैं। अब आगे आ जाओ, पी में कह रहे हैं कि ऑल्दो सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन। इन्होंने कहा कि सोशल नेटवर्किंग इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत रूप से भी संभव है। हम आपसे मिलने आए, ये सोशल नेटवर्किंग पर्सनली हो रही है, जो व्यक्ति जब खुद मिलते हैं, वर्चुअली मिलते हैं। तो स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज में होते हैं, सोशल नेटवर्किंग होती है, एक एक ग्रुप बन जाता है, ढेर सारे हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल में ग्रुपिंग बन जाती है, और वर्क प्लेस में भी सोशल नेटवर्किंग होती है, लोगों का एक ग्रुप एक साथ रहता है, बातें करता है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन जो है सोशल नेटवर्किंग ऑनलाइन ज़्यादा पॉपुलर है। और ऐसे तो सोशल नेटवर्किंग ऑफलाइन में, यूनिवर्सिटी में, हाई स्कूल में या वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे होती ही है, मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन है। अब इसके बाद क्यों में लिखा है कि व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सोशल, अब यहाँ ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अब जो कह रहे हैं जब ऑनलाइन की बात आती है तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और कॉमनली यूज, उसके लिए हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज करते हैं, मतलब हम पी के बाद क्यों लगाएं, सीधा सीधा दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा, दीज वेबसाइट्स। अभी देखो यहाँ पर वेबसाइट की बात की, किस में, क्यू में वेबसाइट की बात कर रहे हैं, और आर में क्या रहे हैं, दीज वेबसाइट्स की बात। तो मतलब क्यू के बाद आर लगा लो, सीधा कनेक्शन आ रहा है। अब यहाँ क्या कि दीज वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल साइट्स, फिर ये लिखा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ये जो सोशल साइट्स हैं वही तो है। तो पी क्यू ऑनेस्ट हमको सीधा सीधा मिल रहा है, ठीक है। अब ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब यहाँ देख लो S6 में देख लो, डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट, तो जो 6 वाले से S6 कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब पूरा एक लय में चला आ रहा है। पी क्यू आर एस सीधा सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर और एस एकदम सीधा लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट में आ जाओ 64 में देखो क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म हैव बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द यूएसए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने कहा जो एंटरप्राइज कैपिटलिज्म था, तो कैपिटल मतलब एंटरप्राइज कैपिटलिज्म मतलब एक तरह से कोई उद्यम लगाने का जो पूंजीवाद था, इसका जो सिद्धांत था वो एक्सटेंड होता है कहाँ से, फार बियॉन्ड द यूएस से, वहाँ से शुरू होता है थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के जरिए। तो किसी देश में जाकर के अब हम पूंजी लगा के वहाँ अपना उद्यम इंटरप्राइज शुरू करेंगे, ठीक। पी में देखो क्या लिखा है कि स्ट्रांग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड। जो स्ट्रांग डाउनवर्ड प्रेशर है ये भी एक्सर्ट किया गया, मतलब ये भी लगाया गया डाउनवर्ड प्रेशर, किस पर, ऑन पब्लिक स्पेंडिंग पर, एंड पार्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स पर, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब यहाँ आल्सो लगा है, देख लो। अब यहाँ क्या लिखा, मोर ओवर भी किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगता है। मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ ऑफन लेड टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, ठीक है। अब आर में देखो ग्लोबलाइजेशन, यहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात किए थे ना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोमोटेड मार्केटाइजेशन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसने मार्केटाइजेशन को बहुत ज़्यादा वेज में बहुत तरह से उसने प्रमोट किया है मार्केटाइजेशन को। अब आगे लिखा है एस में, तो मतलब हम आर लेंगे। ये बात तो तय हो गई कि हम पहले क्या लेंगे, आर लेंगे। आर पहले लेंगे तो देखो ये गया, दो में आर लगा हुआ है, ठीक है, दो में आर लगा हुआ है। आर से स्टार्ट करना है क्योंकि ये S1 वाला ग्लोबलाइजेशन से एंड हुआ था, आर वाला ग्लोबलाइजेशन से शुरू हो गया है। आर से शुरू करेंगे। अब हमको देखना ये है कि आर के बाद एस लग रहा है या पी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यस में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट्स रिड्यूस टैक्स लेवल्स इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट्स जो हैं
वो मतलब टैक्स लेवल जो होता है टैक्स को कम कर देती हैं। इनवर्ड और इन्वेस्टमेंट को, मतलब बाहर से हमारे देश में कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उस पर टैक्स घटा देते हैं ताकि लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आएँ। मतलब दे शुड बी इंटरेस्टेड, दे बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। तो इसके लिए हम टैक्स कम कर देंगे तो लोग आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। तो देखो ये ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन में देखो यहाँ पे ए वाले में क्या कर दिया कि मार्केटाइजेशन होगा। मार्केटाइजेशन जब होता है तो मार्केटाइजेशन में हम क्या करेंगे, मार्केटाइजेशन में हम देखते हैं कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आर के बाद हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि पी में लिखा है ना, स्ट्रांग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड इन पब्लिक स्पेंडिंग एंड। अब ये आल्सो लगा हुआ है ना, तो अभी आल्सो तो हो नहीं पाएगा। सरकार जब एक सुविधा दे लेगी उसके बाद ही हम दूसरी करेंगे। इसमें देखो आर वाले में ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया, अभी सरकारों के लेवल पर कोई काम नहीं किया है। फिर एस लगा, गवर्नमेंट ने क्या करती, गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा गवर्नमेंट क्या करती है ये हम पहले लगाएंगे तभी हम आल्सो लगा पाएंगे ना। ये आल्सो और ये मोर ओवर एक काम करने के बाद लगेगा। ठीक है, तो हम आर के बाद एस लगा, ठीक है, आर के बाद पी नहीं आ सकता, आर के बाद एस लगेगा, ये बात तय है। तो आर के बाद एस लगा के अगर हम देखें तो यही वाला मिल रहा है क्योंकि पी में आल्सो लगा हुआ है और क्यू में मोर ओवर लिखा है। ये दोनों ही एस के पहले नहीं आ सकते। गवर्नमेंट ने एस में कोई काम किया है फिर आल्सो और मोर ओवर लगा हुआ है। ठीक है, तो आर के बाद एस ही लगा सकती हो। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाओ। 65 में देखो क्या लिखा है कि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल कल्चर। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं, परंपरागत गीत होते हैं, वो जो हमारी ट्राइबल कल्चर होती है उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनकी आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल कल्चर की आइडेंटिटी को बनाती हैं, उनको फॉर्म करती हैं। अब देखो पी में लिखा है द ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। अब इन्होंने टोटल ट्राइबल कल्चर की बात की थी तो ये क्या था, जनरल सेंस में बोला गया था। अब जब छत्तीसगढ़ की बात कर देंगे तो स्पेसिफिक सेंस में हो जाएगा, किसी खास ट्राइब की बात कर रहे हैं। देखिए जितने हमारे जनरल क्वेश्चन होंगे उन सबको जनरल एक साथ करेंगे फिर स्पेसिफिक करेंगे। तो ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रिजोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग एंड म्यूजिक। यही ट्राइबल सॉन्ग एंड म्यूजिक की बात हुई थी। ठीक है, देखते हैं आगे। दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, अनकंडीशनल लव एंड इनेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। दे कौन है, वही उनके सॉन्ग और उनके म्यूजिक हैं, डांस हैं। आर में है इनिशियली द ट्राइबल सॉन्ग्स इन देयर डायलेक्ट। जो उनके ट्राइबल सॉन्ग्स होते हैं उनकी अपनी भाषा बोली में, रिवर्बरेटेड विद द रिवेलियन ऑफ देयर आइडिया। उनके आइडिया मतलब उनकी एरिया में, सॉरी उनकी एरिया में जो रिवेलियन था उसके साथ रिवर्बरेट करता है। एंड देन विद द मूवमेंट दैट वाज प्रिवेलेंट इन द कंट्री। ठीक है, जो इस देश में प्रिवेलेंट था, जो मूवमेंट, जो आंदोलन चल रहे थे उसके। तो इनके जो ये गाने वगैरह हैं, इनके जो लोकल गीत हैं, इनके डायलेक्ट में है। पहले अपनी एरिया, उस एरिया में रेबल को रिवर्बरेट करते हैं, उसके बाद पूरे देश में जो मूवमेंट चल रहा था, जिसे आपने पढ़ा होगा संथाल आंदोलन, कुका आंदोलन, ये सब जो आंदोलन हुए थे जनजातियों के, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। यस में लिखा द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बिगेन। ये जो छत्तीसगढ़ वाला मैटर है फिर से ये किस में आ गया, ये स्पेसिफिक सेंस में आ गया। छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ था और ये छत्तीसगढ़ वाला हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। फॉरेस्ट एरिया ऑफ ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बिगेन द रिवोल्ट। इसने रिवोल्ट शुरू किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो उसके एकदम शुरुआत में छत्तीसगढ़ वालों ने आंदोलन किया था। मच बिफोर द अर्बन एरियाज। शहरों में तब आंदोलन नहीं शुरू हुए थे जब इन आदिवासियों ने आंदोलन कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ये उस समय की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल सेंस में। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, उनके सॉन्ग और म्यूजिक की बात की जा रही है। तो ये वाला किस में आ रहा है, ये जनरल सेंस में आ रहा है। ठीक है ना। तो जो S1 वाला जनरल सेंस में है, फिर Q वाला जनरल सेंस में है। तो हम क्या कर रहे हैं, Q से स्टार्टिंग ले रहे हैं, Q से स्टार्टिंग ले रहे हैं। तो ये दोनों गलत हो गया, दोनों जनरल सेंस में हो गए। अब ये देखना है कि Q के बाद क्या लगाना है। तो Q के बाद हमको जो लगाना है वो क्या हो सकता है, Q के बाद हम P लगा सकते हैं। क्यों, देखो ये छत्तीसगढ़ की एरिया है ना, ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रिसोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग।
जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहाँ पर ट्रेडिशनल सॉन्ग और म्यूजिक, फिर वही सॉन्ग और म्यूजिक की बात आई ना, ये हमेशा उनके ट्रेडिशनल गीत और संगीत से गूंजता रहता है। तो ये क्यू जनरल था, क्यू के बाद स्पेसिफिक में एंट्री होती है किसके जरिए, पी के जरिए एंट्री होती है। फिर आएंगे इनकी और विशेषताओं में, इनके विद्रोह में या जो स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई थी उसमें इनको लेके आएंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। क्यू हुआ, क्यू के बाद पी स्पेसिफिक मिल जाता है। क्यू पे से देखें कोई शुरुआत हो रही क्या, ये क्यू पी से शुरुआत हो गई है, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो 66 में क्या करना है, वही करना है, पढ़िए। देखिए लिखा है द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली। जो सोशल ग्रुप होता है वो फैमिली से ज़्यादा बड़ा होता है। इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द गोंड कम्युनिटी एज इज अ क्लान। गोंड ये भी जनजातियों की बात हो गई, ठीक है, उनका जो सोशल कम्युनिटी उनके बारे में कह रहे हैं। आगे लिखा है द मेंबर ऑफ द क्लैन। क्लैन मतलब एक होता है उनकी खास जनजाति होती है, उस एक कैटेगरी वाले हो गए। बिलीव्ड दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। उनका ये मानना है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर के सब लोग वंशज हैं। आगे लिखा है द क्लैन अमंग द गोंड्स इज अ यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच बियर द सेम क्लैन नेम। ठीक है, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, वो यूनिलेटरल है और फैमिली मेंबर्स में सबके जो क्लैन नेम होता है सेम होता है, ठीक है। आगे देखो लिखा है द क्लैन बीइंग पैरेंटियल। तो पैट्रिनिलियन का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक। अ मैन पासेज ऑन हिज क्लैन नेम टू हिज चिल्ड्रन। एक आदमी अपने बच्चों में अपना क्लैन नेम, अपने वंश का नाम बढ़ा देता है। द गोंड्स यूज टर्म पारी, पारी ये होता है ना पारी, टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। अपने ग्रुप को एक्सप्रेस करने के वो लोग पारी यूज करते हैं। तो मतलब ये हमको हमारा स्टार्टिंग मिल जाएगा। गोंड की विशेषता यहाँ हुई थी, तो गोंड्स के बारे में वो अपने ग्रुप को किस नाम से एक्सप्रेस करते हैं। अब अच्छा एक पैट्रिनल हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है S6 में, देखो इट इज ओनली द मेल, ये मेल ही होता है हु ऑटोमेटिकली टेक्स द पैट्रोनोमी, ठीक है ना, पैट्रोनिमिक ऑन बर्थ। पैट्रोनिमिक मतलब वही हो गया पितृसत्तात्मक प्रिजर्व। अब यह भी मेल वाली बात हो गई, तो ये पैट्रिनिलियल हो गया, आर वाला पितृसत्तात्मक हो गया। उसके बाद S6 लगा लेंगे तो लास्ट में आर होगा, 2 के लास्ट में आर दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन हो सकता है, शुरुआत किसमें लेंगे, हम वही लेंगे जिसमें वो लोग बताते हैं कि गोंड्स अपने ग्रुप का नाम क्या रखते हैं, पारी रखते हैं। तो एस से शुरू करना है, आर लास्ट में होना चाहिए, एस स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो एस से स्टार्ट होने वाले कौन है, 2, और एंड भी दोनों का, अरे बाप रे, दोनों के एंड में आर है, दोनों को शुरुआत में एस है। अब बात आती है क्यूपी होगा या पी क्यू होगा, ठीक है, ये दोनों का तो काम खत्म हो गया, क्यूपी या पी क्यू, ठीक है। इस पे मैटर आके फंसा हुआ है। तो क्यूपी या पी क्यू में क्या होना चाहिए, तो अब देख लेते हैं कौन क्या हो सकता है। क्यू में देख लेते हैं द क्लैन अमंग द गोंड्स इज यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच बियर द सेम नेम, क्यू हो गया। पी में लिखा है द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, एक ही पूर्वज से ये लोग आए हैं, ठीक है। तो अगर ये एक ही पूर्वज से आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो कारण बनना चाहिए। पी क्या है, पी कारण है ना कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, इसीलिए क्यू ये लोग सब लोग सेम नेम रखते हैं, ठीक है ना। पी कारण है क्यू का, तो पी कारण है क्यू का, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के बाद पी लगा देंगे हम, ठीक है ना। कारण बताने के लिए क्यू के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, पी लगाना। फिर तो एस क्यू उसके बाद पी, एस क्यू उसके बाद पी, यानी कि हम क्या लगा लें, बी लगा लेते हैं, एस क्यू पी आर। और आर जो है वो पी का भी कारण है, ठीक है ना, मेल डोमिनेटेड है, पैट्रिनियल है और S6 वाला है। तो ये भी हमें देखना होगा कि एस वाला आर वाला लास्ट में आना चाहिए, लेकिन आर दोनों में लास्ट में दिया हुआ है, तो इस वाले से तुम्हारा काम बनेगा नहीं, आर में S6 लगाना। तो यहाँ भी आर में S6 लग जा रहा है, ये वाला काम बना नहीं। तो फिर वही है क्यूपी वाला मैटर काम करेगा, वो जो कारण है इसलिए, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 67 में। तो 67 में देखो क्या लिखा है, द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ अबंडेंट प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर एनुअली।
इन्होंने कहा कि जो इक्वेटोरियल जोन है मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये ग्लोब हो गया, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा गई है उसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के आसपास कितना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको इक्वेटोरियल जोन कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है। कितना होती है, 200 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। यहाँ देखो लिखा है द असेंडिंग एयर, ये कारण बता रहे हैं, द असेंडिंग एयर करंट, जो ऊपर की ओर चढ़ती हुई हवा का करंट होता है, बिकम इंटेंसिफाइड लोकली, लोकली इंटेंसिफाइड हो जाता है ट्रॉपिक स्टॉर्म्स में, दैट प्रोड्यूस अबंडेंट प्रेसिपिटेशन इन द कैरिबियन और साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन और चाइना सी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है। ठीक है, आगे लिखा है ओवर द लैंड एरिया, लैंड एरिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन अकर्स फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म, लैंड एरिया में ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है वो थंडर स्टॉर्म के कारण होती है। ठीक है ना, बादलों में जो गरज चमक होती है ये इन सब चक्रवाती तूफानों की वजह से होती है, दैट आर वेरी फ्रिक्वेंट एंड एक्टिव इन द इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ भी इक्वेटोरियल रीजन में एक्टिव होता है। दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन, दिस हाई लेवल, ये दिस हाई लेवल कहाँ है, ये 200 सेंटीमीटर वाला हो गया, मतलब दिस हाई लेवल वही है, आर से स्टार्ट करो आपको क्लू मिल गया आर से स्टार्ट करने का, आर से स्टार्ट होने वाले 2 मिल रहे हैं, मतलब वो काम नहीं बना जो सेंटेंस वाले में बना करता था, वो काम यहाँ पे नहीं बन पाएगा। और चलिए देखते हैं, दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द इक्वेटोरियल बेल्ट, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई अनस्टेबल एयर के नाते होते हैं। अब आगे इन्होंने कहा कि द ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स होती हैं व्यापारिक हवाएं, फ्रॉम बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर कन्वर्ज एंड राइज टू जनरल अपवर्ड मोशन ऑफ एयर, ये दोनों ओर से ट्रेड विंड चलती हैं, वो इस एरिया की ह्यूमिड एटमॉस्फेयर को एयर को क्या कर देता, ऊपर की ओर उठा ले जाता है, वहाँ कंडेंस होकर भारी बारिश हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम आर के बाद एस लगा दें, ये कारण बना रहा है ना। ठीक है, तो आर के बाद एस लगाने को मिल गया हमको, आर के बाद एस किस में है, एक में मिला हमको, तो ये वाला आपका हो गया बी वाला, आर के बाद एस लगा लेंगे। अब उसके बाद पी क्यू आराम से होगा, जो असेंडिंग एयर ये ऊपर लेके गई ना, एस में देखो क्या हुआ, हवा को क्या कर दिया, गिव राइज दे दिया, तो यही जो असेंडिंग एयर है, ठीक है ना, ये असेंडिंग एयर वो लोकली इंटेंसिफाइड हो जाती है और बारिश हो जाती है। एस के बाद पी लगा दोगे, एस में हवा ऊपर की ओर गई, यही पी में असेंडिंग एयर हो गया। ठीक है, आर एस पी 3 क्लू मिल जाने के बाद तो अब तो हमारा काम पक्का हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है भाई, ये देखो 68 में क्या करें, द पीरियड ब्रांडेड एज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एक समय है जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एरा बोल रहे हैं, वाज एसेंशियली द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे लिखा है अ डेफिनेट पोलराइजेशन, ठीक है, अ डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिटवीन 2 मेन क्लासेस कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स वाज विजिबल। रिवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये नतीजा होता है कि एक पोलराइजेशन होता है इंडस्ट्री सोसाइटी का, जिसमें 2 ग्रुप बनते हैं, एक कैपिटलिस्ट का बनता है और एक किसका, वर्कर्स का बनता है। इट मार्क्ड the beginning of final phase of the broader transformation from feudalism to capitalism, and capitalism made its presence felt all over the Europe, और कैपिटलिज्म पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि एक्चुअल रिप्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज वाज डन बाय द वर्कर्स, वर्कर्स कहाँ आ रहे हैं, वर्कर्स ये आपको पी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पी के बाद लगना चाहिए फिर आर वाला, ये एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स के द्वारा होता था। आगे लिखा है कि द वर्कर्स हैड वेरी लिटिल, बहुत कम इनको मिलता था, सो फॉर सर्वाइवल, खाली जिंदा बचे इतना भी उनको, इतनी ही मजदूरी मिलती थी। दे वर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूसली सेल देयर लेबर पावर टू फॉर वेजेज, वो हमेशा अपनी मेहनत को, अपने श्रम को बेचते थे मजदूरी के लिए। आगे लिखा है कि इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द फैक्ट्रीज एंड हैवी मशीन्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट जो मोड था उसमें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें थी और जो मिलें थी, कारखाने थे, वो कैपिटलिस्ट ओन करते थे। ठीक है ना, चलिए तो अब बताओ इसमें सेटिंग क्या होनी चाहिए 68 वाले में। तो सबसे पहले तो आप क्यों लगाओगे, है कि नहीं। इन्होंने एस में कहा, क्या बताया कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक दौर था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में क्या होता, फ्यूडलिज्म बदल करके कैपिटलिज्म में चेंज होता है। जो जमींदारी प्रथा थी, जो सामंतवाद था, वो लोग पैसे, वही लोग पैसे लगाए कि इसमें बनाए, फैक्ट्रियां लगाते हैं, पूंजीवाद शुरू करते हैं। तो
फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, क्यू में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्यू लगाओगे, एक ही क्यू वाला मिला हमारा काम, अरे दो मिले हैं, ये भी है, गड़बड़ हो गया। हम सोचे थे एक ही मिला तो हमारा काम ही बन जाएगा लेकिन नहीं बन पाएगा, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। क्यू से स्टार्ट होगा। अब देखो क्यू से स्टार्ट होगा तो क्यू के बाद क्या लगना चाहिए, अब एक लिंक और ढूंढो। तो क्यू के पास अब ये इन कैपिटलिस्ट मोड, अब इन्होंने कहा कि क्यू में कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलिज्म आता है फ्यूडलिज्म के बाद। उसके बाद एस में कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म मोड में प्रोडक्शन जो था फैक्ट्रियों के हाथ में था, अभी मशीन्स के हाथ में था, जिसको कैपिटलिस्ट क्लास अपने कंट्रोल में रखता था। तो क्यू के बाद एस लगा दो। अच्छा, जब कैपिटलिस्ट क्लास हो गया तो कैपिटलिस्ट क्लास के बाद फिर वर्कर क्लास भी आना चाहिए, तो फिर पी लगा दो। और इन्होंने कहा कि जो फैक्ट्रियां थी उनमें वर्कर्स की दशा क्या थी, है कि नहीं है। तो क्यू के बाद एस लगा, पी लगा, पी के बाद आर में इनको बताया कि एक्चुअल प्रोडक्शन मजदूर लोग करते थे, तो इसके बाद आर लगा दो। ठीक है, हो गया क्यू एस पी आर। तो कौन सा हो गया, ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। 69 में देखें क्या है। देखो लिखा है कि देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। याद रखना कि पहले मीटियोरोलॉजी की बात की गई है, बाद में क्लाइमेटोलॉजी की। अब सेंटेंस मीटियोरोलॉजी से शुरू होगा, फिर क्लाइमेटोलॉजी पर आएगा। तो पहले क्या होगा, पहले मीटियोरोलॉजी आएगा, मतलब पहले एस आएगा, क्लाइमेटोलॉजी बाद में आएगा। ठीक है, तो मीटियोरोलॉजी पहले आएगा। मीटियोरोलॉजी द फिजिक्स ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल फेनामेना ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इसको ये देख लो, आगे कहा इन्होंने, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हमको लगता है कि एस के बाद पी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना द फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी की अभी बात हम करेंगे ही नहीं ना, क्लाइमेटोलॉजी के साथ लगेगा, आर के बाद क्यू लगेगा, तय हो गया। ठीक है ना, आर के बाद क्या कर दो आप, अरे आर के बाद क्यू लगा दो, ये हो गया। और एस के साथ पी लगना चाहिए, एस के साथ पी लगना चाहिए। और एक बात याद रखना कि एस मीटीरियोलॉजी है, ये पहले आया है नाम में, तो पहले होगा, एस पी पहले होगा, आर क्यू बाद में होगा। एस पी आर क्यू कहीं मिल रहा है ऑप्शन, ये मिल गया आपका। ठीक है ना, ये तो ऐसे लगे बड़े बढ़िया से। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 70 में। तो देखो 70 में क्या दिया है कि यूरोप वाज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। पूरा यूरोप 18th सेंचुरी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था। इन्होंने कहा कि देयर आफ्टर द यूरोप कंटिनेंट हैड बीन फ्री फ्रॉम ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स। तो उसके बाद जो यूरोप का कंटिनेंट था वो ब्लडी कन्फ्लिक्ट, मतलब करीब 3 डेकेड्स तक वो खूनी संघर्ष, खूनी रक्तपात, लड़ाइयों से दूर रहा। किसके बाद दूर रहा, ये देखना पड़ेगा। लिखा है कि दिस ट्रीटी सा फार रीचिंग चेंजेज व्हिच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्योरिंग लेजेसी। इस ट्रीटी ने, ये जो संधि हुई थी, इसने बहुत दूरगामी परिणाम देखे। व्हिच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्योरिंग लेजेसी। आगे हाउएवर इन्होंने कहा, हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस कुड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप। हालांकि ये जो ट्रीटी थी वो यूरोप के लिए, यूरोप में हमेशा के लिए शांति नहीं लाई, विरोध में आ गया। फिर लिखा है द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 ब्रॉट एन एंड टू द 7 ईयर वार। अच्छा, उसके बाद जो लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, ये जो पी वाला किसके साथ लगा, तो एस के बाद, मतलब एस में पेरिस की संधि होती है, पेरिस की ट्रीटी होती है, जिसके बाद बहुत दिनों तक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। एस के बाद पी लगा दो, एक तो हमारा हो गया, एस के बाद पी लगना होगा। ठीक है, क्यू में क्या होगा, दिस सेंचुरी सा, दिस सेंचुरी मतलब यहाँ 18th सेंचुरी की बात हुई है, यहाँ पे दिस सेंचुरी की बात है, तो क्यू पहले कर दो। ठीक है ना, क्यू एस पी हो गया। क्यू एस पी के बाद आप आर लगा दो। आर का मतलब क्या हुआ, हालांकि यहाँ पर पीस परमानेंटली नहीं आई, क्योंकि 6 में देख लो, ग्रेट ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस, ग्रेट ब्रिटेन फिर वही सुप्रीमेसी और कॉलोनियल सुप्रीमेसी के लिए, कॉलोनीज पर अपने अधिकार जमाने के लिए फिर इन लोगों का नौटंकी शुरू होती है, फिर ये लोग परेशान होते हैं। तो आर को क्या कर दो, लास्ट में कर दो। ठीक है ना, तो क्यू एस पी आर कोई ऑप्शन है क्या, क्यू एस पी आर ये यहाँ पे दिया है कि एस क्यू, हम एस क्यू लगाए थे कि क्यू एस लगाए थे जी, क्यू एस लगाए थे या एस क्यू लगाए थे, पी क्यू एस पी आर लगाए हैं ना, हाँ तो क्यू एस पी आर होगा, ये एस क्यू पी आर नहीं होगा, क्यू एस पी आर होगा। ठीक है, हाँ यही वाला होगा। चलिए
इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम क्यों पहले कर देते तो फिर विरोधाभास में आ जाएगा, नहीं यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 71। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एंटोनीम करना है। ठीक है, चलो एंटोनीम किसका करना है, ये इनविंसिबल दिया हुआ है, पढ़िए जरा। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन की इमेज ऐसी बनी हुई थी कि उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। इनविंसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, तो अब ये वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको जीता जा सकता है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ये आपका एंटोनीम हो गया। वल्नरेबल का मतलब क्या हुआ, इनसिक्योर होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है, अनसेफ होता है, तो इनविंसिबल का ठीक अपोजिट हो गया। इम्प्रेग्नेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फोर्स, जिसको बलपूर्वक नहीं पा सकते हो। अनबीटेबल, जिसको हरा नहीं सकते हो। सरमाउंटेबल का मतलब वही हो गया, जिसको हरा नहीं सकते हो, जिससे उबर नहीं सकते, जिससे जीत नहीं सकते हो। तो तीनों क्या हो गया, तीनों इसका सिमिलर हो गया और ये इसका एंटोनीम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 72 में। 72 में क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। पढ़ के जरा देखो, द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन अभी थोड़ी देर पहले आया था, बारिश के लिए कहा था मैंने, तो बारिश के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब एयर वेपर वाटर ड्रॉप्स के रूप में आ जाते हैं। जो एयर वेपर है वो ठंडे होने पर जो होती है एयर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉप्स के रूप में फिर बादल बन जाते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा वाटर से एयर वेपर बनना। तो वाटर से एयर वेपर बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसका एंटोनीम इवेपोरेशन हो गया। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, छोटा हो जाना, कंसाइज हो जाए। अब्रिजमेंट का मतलब ये होता है क्या होता है, कम हो जाना। अब्रिजमेंट मतलब क्या हुआ, नदी पर पुल बना दो, इधर उधर की दूरी कम हो जाती है तो अब्रिजमेंट हो जाता है। अब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी डिस्टेंस को क्या कर देना, शार्ट कर देना, छोटा कर देना। रिकैपिचुएशन का मतलब भी वही होता है, छोटा संक्षेप में कर देना, ब्रीफ में कर देना। तो ये सब छोटा करने के लिखा हुआ है, ये इवेपोरेशन हो गया, इसका अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है आपका 73। 73 में क्या है, दिस असर्ड इन अ लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। असर्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, ये चीज़, इस चीज़ ने बहुत बड़ी चीज़ शुरू कर दी। तो असर्ड पास्ट में कर दोगे तो स्टार्टेड कर दो इसको। तो लेड होगा, लेड स्टार्टेड तो सिमिलर हो जाएगा। कंडक्टेड का मतलब भी होता है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कराना, सिमिलर होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, यही हो जाएगा एंटोनियम। डायरेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को गाइड करो, दिशा निर्देश दो, तो ये भी चलाना ही हो जाएगा, तो एंटोनियम क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 74 में। 74 में क्या है कि द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू ऑफ स्मॉल डिटेल्स। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप क्या कर दे रहे हो, मतलब नॉट क्लियर कर दे रहे हो, एक धुंधला कर दे रहे हो, अनक्लियर कर दे रहे हो, या कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हो, या एम्बिगुअस बना दे रहे हो, मतलब यू आर मेकिंग इट नॉट क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ऑब्फस्केट का मतलब होता है अब मिस्टीफाइड। मिस्टीफाइड का मतलब क्या होता है, रहस्यमय बना दिया जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी। तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा। ऑब्स्कर कर देना, ये देखो ऑब्स्कर कर देना, मैंने कहा धुंधला कर देना, मतलब जो मीनिंग क्लियर है उसकी क्लैरिटी को कम कर देना, तो ये भी साइनोनिम में हो जाएगा, तो सीधा साइनोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेट का मतलब क्या हुआ, एकदम उस पर प्रकाश कर दिया, एकदम लाइट डाल दी। तो इल्यूमिनेट करना मतलब एक्सप्लेन कर देना, तो ये जो एक्सप्लेन करना हो जाएगा ये एंटोनिम कर देना होगा, इजी बना देगा ये। और मडल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मडल का मतलब होता है डिसअरेंजमेंट करना, मतलब बीच वाला सेंटेंस ऊपर कर दिया, ऊपर वाला सेंटेंस नीचे कर दिया, नीचे वाला बीच में कर दिया, ऐसे उठपटांग। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोग जंबल वाला पढ़ रहे थे, वही मडल कर देना होता है, डिसअरेंज करना हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 में द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेम्ड थॉरोली। तो ये एबोमिनेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक तरह से होता है लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है, नफरत। ठीक है, नफरत। अब ये हॉरर है सती प्रथा से, कौन, एबोमिनेट का मतलब क्या हुआ, नफरत करना, उसमें जो घिनौनापन, क्रूरता थी। एबोरेंस, देखो ये एबोरेंस मतलब भी नफरत होता है, ये साइनोनिम में आ गया। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट करना क्या होता है, सेवा समाप्त, एंड करना हो जाता है किसी चीज़ को, ये भी नहीं आ पाएगा। एडोरेशन का मतलब क्या होता है, एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें प्रेज करना होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो अब ये तो गलत हो जाएगा, प्रेज करना या किसी चीज़ को लव करना, यही आपका क्या होगा, एंटोनिम। और डिटेस्टेशन भी हेट के लिए यूज किया जाता है, ये भी हेटेड होगा।
ठीक समझ गए? तो आंसर कौन होगा? एडोरेशन होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 76 में। 76 में देखो इन्फ्रैक्शन दिया हुआ है, ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। अब ये बताओ, रिब्यूक किया जाता है उसको, रिब्यूक करना मतलब क्या? उसको डांटा जाता है, किसके लिए? इन्फ्रैक्शन ऑफ डिसिप्लिन। क्या हुआ? डिसिप्लिन को उसने क्या हुआ? तोड़ा, वायलेट किया। तो डिसिप्लिन मतलब जो नियम है, जो अनुशासन है, उसको वायलेट करने के लिए, उसके वायलेशन के लिए इनको डांट पड़ती है। तो डिसिप्लिन का वायलेशन। अब यहाँ आ जाओ, ट्रांसग्रेशन दिया हुआ है एक वर्ड। तो ट्रांसग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्ट अगेंस्ट लॉ। तो किसी चीज़ के आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो इन्फ्रैक्ट कर रहे हो उसको, ठीक है ना, कानून के अगेंस्ट जाना। तो ट्रांसग्रेशन और इन्फ्रैक्शन सिमिलर हो जाएगा। फिलहाल ये तो आंसर नहीं होगा। ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे आप व्रत का पालन कर रहे हो, व्रत रखे हो तो यू आर ऑब्जर्विंग फास्ट हो गया। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा? एक तरह से उस चीज़ को फॉलो करना, ऑब्जर्व से बना हुआ है, समझ जाना। और ब्रीच का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को ब्रेक करना, कोई नियम है तोड़ना, तो तोड़ने के लिए तो वायलेशन हो जाएगा, फिर ये सिमिलर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस है एक वर्ड, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो डिसिप्लिन को हम एक्सेप्ट करेंगे, या देखो डिसिप्लिन को हम अगर तोड़ रहे हैं तो डिसिप्लिन तोड़ने का अपोजिट डिसिप्लिन एक्सेप्ट करना होगा या डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। तो आई थिंक कि डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। ये क्या होता है? पालन करना किसी चीज़ का। तो डिसिप्लिन का पालन करना और डिसिप्लिन को तोड़ना, तो ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस फिलहाल नहीं आ रहा है आंसर में मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 77 का। 77 में डिनाउंस है। आप सेंटेंस पढ़ लो। लिखा है, इट इज़ द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथोजियास्टिक प्रपोजल्स। जो एंथोजियास्टिक प्रोफेशनल्स होते हैं, जब कोई नया प्रपोजल लाते हैं तो कुछ लोग उसको क्या करते हैं? डिनाउंस करते हैं। डिनाउंस का मतलब क्या होगा? उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, एक्यूज करते हैं तमाम तरह तरह के। तो क्रिटिसाइज क्या करना होगा? सिमिलर हो जाएगा। सेंसर करना मतलब प्रतिबंध लगाना, ये भी सिमिलर हो जाएगा। कमेंट करना, ये भी सिमिलर हो जाएगा। अप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है? उसको तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये अप्रिशिएट क्या हो गया? आपका एंटोनिम हो गया इसका। 78 में आ जाओ। तो देखो 78 में क्या होता है? फॉस्टर्ड एक वर्ड दिया हुआ है। तो फॉस्टर का मतलब पहले सेंटेंस पढ़ के देखो। लिखा है कि द एम्परर एज द सेंट्रलाइज्ड एंटाइटी इंडिस्प्यूटेबली वेंट बियॉन्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। जो एम्परर था, एक सेंट्रलाइज्ड एंटाइटी, अधिकारी की तरह से वो इंडिस्प्यूटेबली, बिना किसी विवाद के, वेंट बियॉन्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, वो क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जाते हैं। और फास्टर्ड अ सर्टेन मोड ऑफ एलाइट कल्चर, वो एक खास तरह के इलाइट कल्चर को फास्टर करते हैं। फास्टर करने का मतलब यहाँ क्या होगा? प्रमोट करना। एक खास तरह की एलाइट कल्चर को वो क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करना, कल्टीवेट करना क्या होगा? सिमिलर करना होता है, उसी चीज़ को ग्रो करना होता है कल्टीवेट करना। एंडोर्स करना भी उसको प्रमोट करना ही हो जाता है, सिमिलर हो जाएगा। सप्रेस करना मतलब उसको दबाना हो जाएगा। तो प्रमोट करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? सप्रेस करना। ये आपका आंसर रहा। इंक्यूबेटेड का मतलब भी होता है किसी चीज़ को डेवलप करना, ग्रो करना, ठीक है। तो ये भी साइनोनिम में आ जाएगा। तो ये सब तो हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट में आ जाओ 79 में। 79 में देखो सेल्फ अग्रैंडिशमेंट में होता है। तो अग्रैंडिशमेंट, ये अग्रैंडिश का मतलब क्या होता है ना? अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को ग्रोथ करना, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ वेलफेयर में कोई काम करना, ये चीज़ आती है। आगे देखो, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, महत्वाकांक्षी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंसेशन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हर मौके की तलाश में होती थी जहां पे वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाए और सेल्फ एनग्रेडिशमेंट कर पाए, मतलब अपने हितों को साध पाए, अपने को फायदा पहुंचा पाए। द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड, ठीक है, एज वन ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो उस युग को एक तरह से, उस सदी को एक अनस्टेबिलिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो अब देखो सेल्फ अग्रेंडिशमेंट का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता? बड़ी ही मानवता, बड़ी ही दया, बड़ी ही सहानुभूति। तो जब सेल्फ अग्रेंडिशमेंट होगा तो कहीं पर ह्यूमिलिटी होगी नहीं। फिर
अच्छा, एग्जैगरेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत बढ़ाना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना। तो सेल्फ एग्रेडेंसमेंट भी होता है खुद को बढ़ाने के लिए, और एग्जैगरेशन भी बढ़ाने के लिए। सिमिलर हो गया। अपलिफ्टमेंट भी हो गया, ऊपर की ओर उठना मतलब बढ़ाना, ग्रो करना। एलिवेशन का मतलब भी होता है ऊपर की ओर, ऊपर उठना, एलिवेट करना, ग्रो करना, राइज करना। ठीक है, तो ये तीनों तो सिमिलर हो गए, बस यही ह्यूमैनिटी बचा हुआ है जो अब उससे डिफरेंट है, तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 80 में। 80 में क्या करना है बच्चा? देखो, असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है? एक तरह से एक्नॉलेजमेंट होती है, आप किसी चीज़ को हाँ कर दे रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो क्या यहाँ क्या लिखा हुआ कि देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रेरियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसीज विद द असर्शन ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड। असर्शन का मतलब क्या हुआ? सहमति होता है, अफर्मेशन हो जाता है। लैंडलॉर्ड पावर दैट वाज एबल टू एसिमिलेट पायनियर पीजेंट्स। ठीक है, तो असर्शन यहाँ स्वीकार करने के लिए लगा हुआ है, एक तरह से अफर्मेशन, अपने एक अप्रूवल कह सकते हो जाएगा। तो इंसिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, सेम मीनिंग में आ जाएगा। अवरमेंट भी एक तरह से वही हो जाएगा, सेम मीनिंग में आ जाएगा। और स्टेटमेंट भी सेम मीनिंग में आ जाएगा। ये सब सेम मीनिंग के हो गए। डिनाइल का मतलब क्या हुआ? इनकार कर देना, डिसअप्रूव करना। तो असर्ट करना मतलब क्या हुआ? अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना होगा। डिनाई करना मतलब क्या होता है? उसको इनकार कर देना, यही एंटोनीम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 81 से। तो 81 से क्या दिया है? एक क्लोज कंपोजिशन दिया हुआ है, ये पढ़ के एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग भरेंगे इसको। देखो लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट डैश ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सारी चीज़ें देख लेना। ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम है, लीडरशिप है, ये सब जो क्या होते हैं? सोशल मूवमेंट के डैश चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट हो सकती हैं। आगे चलो, दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से, यहाँ लिखा ना ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट से मिलता जुलता यहाँ पे कुछ और लगेगा, एक दूसरे के लिए। ये सारी चीज़ें देखो एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होती है। यह लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज, जो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो चेंज होता है फ्रॉम डैश आर्टिकुलर लोकल इशूज टू ब्रॉड एम्स। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये ब्रॉड एम्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नैरो हो गया। ठीक है ना, नैरो आर्टिकुलर लोकल इशूज, जो लोकल इशूज मतलब क्षेत्रीय स्तर के जो नैरो इशूज होते हैं वहाँ से लेकर के ब्रॉड एम्स होते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा स्कोप होता है। ठीक है ना, तो ब्रॉड एम्स फॉर सोशल रिफॉर्म हो जाएगा। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, कभी कभी क्या होता है कि कोई मूवमेंट जो बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होता है, मे इन प्रोग्रेस, आगे चल के क्या होता है? गेट डैश, गेट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। गेट क्या होता है? गेट के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, गेट डैमेज्ड हो सकता है, रुकावट आ सकती है विद वन और टू पर्टिकुलर इशूज। आइडियोलॉजी आल्सो डैश चेंज। ठीक है, तो आइडियोलॉजी आल्सो, तो आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। आगे लिखा है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स, ये डायरेक्शन एक नेता दिशा निर्देश देती है स्ट्रेटजी और प्रोग्राम्स को इवॉल्व करने में। एंड आल्सो कीप्स द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर बाय डेवलपिंग फीलिंग ऑफ वीनेस। वीनेस का मतलब क्या हुआ? वीनेस, हमपन आता है, मतलब हम सब एक हैं। ठीक है ना, तो ये वाली फीलिंग आती है, ये वाली फीलिंग डेवलप होती है। वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व्ड टू डैश द पीपल, तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज और बहुत सारे प्रोग्राम्स इवॉल्व मतलब डेवलप किए जाते हैं टू डैश, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे यहाँ। आगे लगा है कि दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये पीरियड को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। लीडरशिप डैश इनिशिएट और इमर्ज इन द कोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डैश, तो इन डैश आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तीन हिस्से में कर लेंगे। तीन हिस्से में करके हम थोड़ा तीन क्या दो हिस्से में कर दिया है मैंने, दो हिस्से में इसको हम लोग भरते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 86 तक एक में कर दिया है, और 87 से लेकर के 90 तक एक में कर दिया हूँ। तो ये सामने रहता है ना, तो इसको आराम से भरते बनता है। पूरा मैंने आपको इसके पहले पढ़ा ही दिया है। चलो तो पहले वाले फिलर के लिए भरो। देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट डैश ऑफ सोशल मूवमेंट।
अब देखो आर दिखा है, आर इम्पोर्टेंट, ये कई सारी चीज़ें हैं। आर इम्पोर्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूएंट सिंगुलर हो जाएगा, लगेगा नहीं, यहाँ इंग्रेडिएंट सिंगुलर हो जाएगा, नहीं लगेगा। हमको प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल में क्या होगा, कंपोनेंट्स या पीसेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम है, लीडरशिप है, ये सोशल मूवमेंट के क्या, ये सोशल मूवमेंट के पीसेज होते हैं कि कंपोनेंट होते हैं। तो उसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, तो कंपोनेंट होंगे, पीसेज नहीं होगा यहाँ पे। आगे आ जाओ, दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और डैश ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिंग। भाई देखो एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, तो एक दूसरे का अपोज तो बिल्कुल नहीं करेंगी, अपोजिंग नहीं होगा। अच्छा, इफेक्ट में आईएनजी नहीं लग सकता, अफेक्ट में लग सकता, AFFECT होता तो लग जाता, इफेक्टिंग तो नाउन होता है ना, नाउन में आईएनजी नहीं लगेगा। अब बचा फेमिलियराइजिंग या इन्फ्लुएंसिंग, एक दूसरे को फेमिलियराइज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर हो गया। अब आगे आ जाओ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश टू डैश आर्टिकुलर से लोकल इशूज, ठीक है ना, डैश आर्टिकुलर लोकल इशूज से ब्रॉड एम्स फॉर सोशल रिफॉर्मेशन। तो पे यहाँ पे ब्रॉड एम्स हैं, तो यहाँ पे नैरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया नैरो। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ थे तो देखो सीधे एम्स डैश सोशल रिफॉर्मेशन, तो एम्स फॉर सोशल रिफॉर्मेशन या एम्स बाई सोशल रिफॉर्मेशन या एम्स विद सोशल रिफॉर्मेशन या एम्स एंड सोशल रिफॉर्मेशन, तो ये क्या होगा, फॉर लगेगा। आगे आ जाओ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव मे इन द प्रोसेस गेट डैश। कभी कभी जो सोशल मूवमेंट होता है, जो बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होता है, कभी कभी प्रोसेस के साथ में कहीं कहीं अटक जाता है, कहीं कहीं फंस जाता है वो, ठीक है। तो फंस जाने के लिए क्या होगा, टर्न इनटू होगा नहीं। देखो एक बात तो पहले ये समझ लो, मैं इसको जरा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, हमारे काम भर का हो गया। चलिए, तो यहाँ क्या लिखा, गेट, ठीक है ना, प्रोसेस गेट। गेट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, याद करो, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो गेट के बाद ये टर्न्स तो लग नहीं सकता और ये टर्न नहीं लगेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। बोग्ड लिखा है, ये बोग्ड लिखा है। अब बोग्ड आउट होगा कि बोग डाउन होगा, तो फंस जाने के लिए, अटक जाने के लिए, डिस्टर्ब होने के लिए बोग डाउन यूज किया जाता है। तो ये हो गया। आगे आ जाओ, क्या होगा, विद वन आर टू पार्टिकुलर इशूज आइडियोलॉजी आल्सो डैश चेंज, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी आल्सो डैश चेंज, आइडियोलॉजी है तो आइडियोलॉजी, अब चूंकि पूरा कहानी प्रेजेंट में चल रही है तो वेंट तो होगा नहीं। अब आइडियोलॉजी सिंगुलर है, तो देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो आइडियोलॉजी अंडरगो चेंज, मतलब परिवर्तन वगैरह से होकर गुजरने को हम क्या कहते हैं, अंडरगो कहते हैं। प्रोसीड, यहाँ कोई प्रोसीजर और प्रीसीड करने, उसके पहले आने की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, आगे के 4 क्वेश्चन और इसी में से बचे हुए हैं। It provides direction for evolving strategies and programs and also keeps the participant together by developing a feeling of oneness, ठीक, ये इसे पार्टिसिपेंट सब एकजुट बने रहते हैं, वीनेस की फीलिंग आती है। Various strategies and programs are evolved to dash the people, तो यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। तो मोबिलाइज्ड तो हो ही नहीं सकता, ना मेच्योर्ड होगा, ये सब देखो क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म लगी है। अब एक है मोबिलाइज है, एक है मेक है। तो मतलब क्या हुआ, ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को क्या करेंगे, मेक करने के लिए मोबिलाइज करते हैं। तो मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, लोगों को एक जगह जमावड़ा, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जमाने के लिए, बुलाने के लिए, उनका जमावड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मेक नहीं आएगा, क्या होगा, मोबिलाइज करने के लिए लोगों को। आगे लिखा, दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यही सारी चीज़ें हैं जो मूवमेंट को लंबे समय तक चलाती हैं। तो ये क्या करती हैं, मूवमेंट को थ्रेटन करती हैं लंबे समय तक। ब्लस्टर मतलब भी होता है धमकी देना, तो दोनों नहीं होगा। ये मूवमेंट को बहुत समय तक ब्लो करती हैं कि सस्टेन करती हैं, तो ये मूवमेंट को बहुत दिनों तक सस्टेन करती है। सस्टेन मतलब मेंटेन रखना, बनाए रखना। आगे आ जाओ, लीडरशिप डैश इनिशिएट्स आर इमर्ज, ठीक है। तो लीडरशिप डैश इनिशिएट्स आर इमर्ज इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, जो लीडरशिप इस बीच में मूवमेंट के दौरान इनिशिएट होती है या इमर्ज करती है। तो जो के लिए क्या लगाओगे, तो लीडरशिप के लिए क्या लगाओ, लीडरशिप वेयर तो लगा नहीं सकते, वेयर इनिशिएट्स, बल्कि क्या होगा, लीडरशिप व्हिच इनिशिएट्स,
हाउ ना लगेगा ना मोर लगेगा, तो लीडरशिप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा, व्हिच। लीडरशिप जो इनिशिएट होती है, इमर्ज करती है इस कोर्स ऑफ मूवमेंट का जो ग्रोथ था इसके दौरान, वो लीडरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डैश आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को डैश करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो क्या करते हैं ये, सुपरसीड करने में या अजम्पशन करने में या आर्टिकुलेट करने में या सपोजिशन करने में। तो सुपरसीड करना मतलब उसको ओवरटेक कर जाना, ये होगा ही नहीं। अजम्पशन एक धारणा बनाना होगा, बल्कि आर्टिकुलेटिंग हो जाएगा या सपोजिशन लग नहीं पाएगा, ठीक है ना। रोल इन आर्टिकुलेट, देखो इन लगा है ना, तो इनके बाद हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी चाहिए था, यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, आर्टिकुलेटिंग के लिए लगेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 91, क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन देखो, ही परसर्व्ड डिफिकल्टीज, तो परसर्व्ड का मतलब क्या हुआ, जुटा रहा, मतलब कंटिन्यू लगा रहा, मतलब अपने काम में। जैसे एक परसर्व का मतलब जानते क्या होता है, एक कहानी, एक वर्ड सुनोगे ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो जो काम कर जुटे हो जुटे रहो। डैश डिफिकल्टी मतलब क्या, मुश्किलों के बावजूद वो अपने काम में जुटा रहा। तो देखो डिस्पाइट के बाद आप लगता नहीं है, तो बिकॉज आप कारण बताएगा। आल्दो के साथ पूरा सेंटेंस चाहिएगा, नाउन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ के साथ हमारा नाउन के, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी मतलब मुश्किलों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। अगर आल्दो लगा दूंगा ना, तो आल्दो के बाद हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, जबकि ये केवल नाउन है, इसलिए आल्दो नहीं लगेगा, तो केवल डी वाला हो पाएगा। नेक्स्ट वाला आ जाओ 92 में। 92 में ही वॉक्ड स्लोली, आगे लिखा है हिज बैंडेज लेग, पैर में देखो बैंडेज बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी, धीरे धीरे चल रहा था, तो ये बैंडेज लेग क्या हो गया, कारण हो गया। कारण के लिए हम क्या लगाएंगे, दो कारण के लिए नहीं लगता, विरोध के लिए लगता है, अपोजिशन के लिए लगता है, ये होगा नहीं। बिकॉज ऑफ कारण के लिए लगता है। आल्दो क्या होता है, कंट्रास्ट आइडिया होता है, अगर दो नहीं लग सकता, देखो दो और आल्दो सेम होते हैं, अगर ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा, और सेम मीनिंग के दो होंगे तो दोनों नहीं लगेंगे, जाहिर सी बात है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब अपोजिट आइडियाज के लिए लगता के बावजूद, तो बैंडेज लेग के बावजूद वो धीरे धीरे चल रहा था, कि बैंडेज लेग के कारण धीरे धीरे चल रहा था, तो कारण होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 93। 19 देखो लिखा ही एक्सेप्टेड द कार, उसने कार एक्सेप्ट कर ली, डैश हिज क्लेम फॉर 50,000 रुपीज, 50,000 के क्लेम के बदले में उसने कार एक्सेप्ट कर ली। इन डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है अपोजिट आइडिया जोड़ेगा, 50,000 के क्लेम के बावजूद उसने कार एक्सेप्ट कर ली नहीं। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, एट द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, ये क्या होगा, इंस्टेड ऑफ, एट द प्लेस ऑफ। तो ही एक्सेप्टेड कार एट द प्लेस ऑफ हिज क्लेम फॉर 50,000 रुपीज। तो हाँ, 50,000 रुपीज के क्लेम के बदले में उसने क्या कर ली, कार एक्सेप्ट कर ली। तो इन ल्यू ऑफ हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बाद आप लगता ही नहीं, इन फ्रंट ऑफ का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो 94 में। 94 में क्या है, आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा सम टाइम, कभी, डैश द आफ्टरनून, तो इन द आफ्टरनून होगा, और क्या, आफ्टरनून के लिए तो इन लगता है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून, और इवनिंग के लिए इन लगता है, ठीक है। और डान डस्क के लिए, नून के लिए, सनसेट के लिए, नाइट के लिए, इन सब के लिए एट लगता है। तो पार्ट्स ऑफ डे में केवल क्या, इन और एट लगता है, यहाँ ऑन इनटू का कोई मतलब नहीं है, एट यहाँ लगेगा नहीं, आफ्टरनून के लिए इन लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो 95। तो 95 में क्या है कि ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, उसने ढेर सारे कई सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, उसने कई सारे क्वेश्चन पूछे। डैश द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के फ्यूचर से रिलेटेड उसने कई सारे क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ क्या लगाना है आपको, रिलेटेड टू। तो कंसर्न टू, देखो कंसर्न हो नहीं सकता, कंसर्न होता तब तो हो सकता था, या कंसर्निंग होता तब हो जा, ये लगेगा नहीं। कंसर्न के साथ फार नहीं लगेगा, ठीक है ना। कंसर्न के साथ क्या लगता है, कंसर्न विद लगता है, फार नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। अब ये कंसर्न विद है। अच्छा, कंसर्न विद में देखो, कंसर्न विद का मतलब क्या होता है जानते हो, कंसर्न विद का मतलब होता है इंटरेस्टेड इन, जिसमें आपको रुचि है, जो आप चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इन होता है। अब जबकि यहाँ क्या है, रिलेटेड है, तो इंटरेस्टेड नहीं, रिलेटेड चाहिए। अब कंसर्निंग का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू, ठीक है, क्या होगा, रिलेटेड टू होगा, तो ये आपका आएगा सी वाला, ठीक है। अब धोखे में वो ना लगा दीजिएगा, ठीक। चलिए ये आंसर मैंने ऑक्सफोर्ड से कंसल्ट करके बताया है। 96 में आ जाओ, यहाँ क्या लगाना होगा, ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन डैश द बोर्ड, तो नाम बोर्ड पर लिखा है तो ऑन होगा, और क्या,
हिज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। इसमें बाकी सब में कबोधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही लगेगा, बोर्ड पे ऑन होगा, सरफेस पे ऑन होता है। डैश हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस। हिज नेग्लिजेंस मतलब उसकी लापरवाही और कंपनी को भारी नुकसान हुआ, तो उसकी लापरवाही क्या है, नुकसान का कारण हुआ। नुकसान के कारण के लिए इन अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुसार ये नहीं लगेगा, इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर नहीं होगा, ऑन अकाउंट ऑफ ये होगा, के नाते की वजह से, कारण बताने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ लगता है, इन फ्रंट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 98 में देखो, डैश द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट। तो रेजिस्टेंस मतलब विरोध कर रहे थे ना, अवरोध, बाधा डाल रहे थे, जो कल्प्रिट था वो बाधा डाल रहा था, इसके बावजूद ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो के बावजूद, दोनों बातें विरोध में है ना, वो रेजिस्टेंस भी कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे और अरेस्ट भी कर लिए गए। तो रिगार्डिंग द देखो उनके रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल नहीं, उनके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए अरेस्ट किया गया, ये भी नहीं होगा। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब हो गया के बावजूद, उनके रेजिस्टेंस के बावजूद उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो ये हो गया। ठीक है ना, कंसिडरिंग नहीं, उनकी मतलब रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं भाई, कल्प्रिट के रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके नहीं अरेस्ट किया गया, बल्कि उसके बावजूद अरेस्ट किया गया है। लिखा है डैश हिज इलनेस, बीमारी है, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो इलनेस क्या होगा, उसके काम ना पूरा कर पाने का कारण होगा। तो सब्सिक्वेंट फॉर नहीं होगा, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ये हो सकता है, इन कंसिक्वेंस टू नहीं होगा, ऑन अकाउंट होता तो, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ लिखा होता तब, अब नहीं होगा, एज द कंसिक्वेंस ऑफ होगा 99 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाओ। डैश रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, मतलब रस्सी की सीढ़ियों के सहारे वो लोग ऊपर चढ़ गए, तो बाय मीन्स ऑफ, यही ठीक है, बाय मीन्स ऑफ मतलब के साधन से, के मतलब ये साधन हो गया ना, तो बाय मीन्स ऑफ साधन के लिए लगता है, छोड़ दो अब ये सब बाकी बेकार हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 101 क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो यहाँ लिखा है कि ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या हो, बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी, जी जान लगा के मेहनत करने वाला। तो देयरफॉर भाई मेहनती है तो सक्सेसफुल होगा, तो नॉट सक्सीड का तो कैन नॉट सक्सीड का, इनका तो दोनों मतलब ही नहीं होगा। तो ही सक्सीड, ही के दर देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सक्सीड प्लूरल वर्ब है, ये ग्रामर गलत हो गई, ही विल सक्सीड बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 102। 102 में क्या है कि बम वेंट ऑफ, एक बम फूट गया, दग गया धाएं से। आगे लिखा है सिटी में, आगे लिखा है बट फॉर्चुनेटली। अब देखो बट फॉर्चुनेटली, बम फूटा लेकिन फॉर्चुनेटली कोई मतलब किसी को चोट नहीं लगी होगी। फ्यू हर्ट, कुछ लोगों को चोट लगी। समबडी, किसी को चोट लगी। नोबडी वाज हर्ट, हाँ ये हो गया, कोई नहीं। एवरीबडी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो किसी को चोट नहीं लगी, ये कंप्लीट करेगा सेंटेंस को। आगे आ जाओ 103 में, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, आगे लिखा ईच ऑफ द, ईच ऑफ लगा हुआ है तो क्या लगाओगे यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब, तो हैव हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, और सेल के साथ डन, सेल के साथ देखो डू लगना चाहिए था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तो विल के साथ भी डू लगना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, हैज़ डन वेल, वही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट लिए हुए है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिए हुए है। नेक्स्ट में आ जाओ 104 में। 104 में देखो ही आस्क्ड, उसने पूछा। ठीक है, वेदर आइदर ऑफ ब्रदर्स, देखो आइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इन सब के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले तो वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, दो काम हो गया। हैव नहीं लगेगा क्योंकि क्या है, आइदर ऑफ द ब्रदर्स सिंगुलर हो गया है, तो वाज एट होम। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल। तो यहाँ पे अगर ये वन है तो यहाँ पर वन आना चाहिए, यहाँ भी क्या होगा, वन। तो हिज नहीं होगा, देयर नहीं होगा, वेदर नहीं होगा, क्या होगा, वंस गुड नेम। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 106 में। 106 में देखो लिखा है द एप्लीकेंट इज नेटिव ऑफ दिस कंट्री, जो एप्लीकेंट है वो इस देश का मूल निवासी है। सो ही हैज़ द राइट, तो राइट टू वोट, राइट के बाद क्या लगता है, राइट टू वोट, मूल निवासी है तो उसको वोट देने का अधिकार है, तो राइट टू वोट कहाँ है, ये लगेगा टू, ऑफ और एट लगता है, राइट ऑफ वोट नहीं होता, राइट टू वोट होता है। और टू हैव वोट, हैव लगा दोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वैसे टू हैव वोट नहीं होगा, राइट टू वोट होता है।
ठीक है, तो ये कौन सा होगा, थर्ड बी वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ 107 में। 107 में नो सोनर। अब नो सोनर लगने का मतलब यहाँ क्या होगा, दैन होगा, दैन के बाद दूसरा क्लास होगा। एक दैन हो गया, एक बट हो गया, एक देयरफॉर हो गया, एक देंस हो गया, एक ऑप्शन बचा। मतलब ये सब तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करिए। देखिए फॉर्चुनेटली द न्यूज़, द न्यूज़ के बाद क्या लगाओगे, फॉर्चुनेटली द न्यूज़। अब आगे पढ़ते हैं, वाज नॉट, सिंगुलर तो लगना होगा, सिंगुलर वर्ब। वाज नॉट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, मतलब उतनी बुरी नहीं थी जितना हम सोच रखे थे। वर्ब तो हो ही नहीं सकता न्यूज़ के लिए। कुड नॉट एज बैड, नहीं यार, कुड नॉट बी होना चाहिए ना, कुड नॉट के बाद कोई वर्ब तो आनी चाहिए थी, खाली मॉडल वर्ब लगा के छोड़ दोगे, नहीं हो सकता। और हैपेंड विद बैड, हैपेंड विद एज बैड एज, ये क्या होगा, विद ना लगाओ, खाली हैपेंड लगाओगे तो कुछ गुंजाइश हो सकती है। अब एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, यही, ठीक है। चले आगे 109। 109 क्या, व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था तो माई होल लगेज, लगेज होल नहीं होता भैया, आल, कई सारा सामान होगा ना तो आल होना होगा, आल माई लगेज। माई पार्ट लगेज नहीं होगा, आल माई लगेज वाज स्टोलन ये होगा। माई सम, माई पहले नहीं आएगा, पहले सम, पहले सम जाएगा, बाद में माई। क्वांटिटी पहले जाती है, डिटर्मिनर पहले होता है, माई बाद में आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1010, सॉरी 1010 नहीं यार 110, ठीक है। तो इन्होंने कहा आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत सुबह उठा था, बट लगा किंतु जैक गॉट अप, ये इतना तो सब में लगा हुआ है, मैं जल्दी उठा था, अर्ली उठा था, लेकिन जैक उठा मच बिफोर, उसके भी पहले, इवन बिफोर, उसके पहले, मतलब यहाँ तक कि, और अर्लियर टू मी, इवन अर्लियर, हाँ तो ये बिफोर तो होगा नहीं, अर्लियर टू मी भी हो सकता है, इवन अर्लियर हो सकता है। मैं सुबह जल्दी उठा था, वो मुझसे पहले उठा था, या यहाँ हो गया अर्लियर टू भी, मुझसे पहले उठा था, और यहाँ इवन अर्लियर मतलब मुझसे भी पहले उठा था, तो क्या लगा दें, इवन अर्लियर ज़्यादा ठीक लग रहा है। हालांकि ये दोनों सही हैं, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं, ये वाला बेटर हो रहा है, ठीक है। चलिए 111 पे आ जाओ। 111 पे क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन है तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखो, लिखा है कि व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ पढ़ डालो, तभी आप ट्रूथ का आइडिया पाओगे, इसके पहले नहीं मिलेगा। आगे लिखा व्हाई डू मैन लव लाइज, आदमी को झूठ क्यों पसंद होता है, ये भी बाद में मिलेगा पैसेज पढ़ने के बाद। विच मेटाफर इज यूज टू पैसेज कंपेयर वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइट, ट्रूथ और लाइज के लिए कुछ कंपेरिजन किया होगा उन्होंने, वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। आगे लिखा है व्हाट लिटरेरी डिवाइस राइटर ने ट्रूथ इज नेकेड, मतलब सच नंगा है, इसमें उन्होंने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, मतलब अलंकार अलंकार हो सकता है, कौन सा अलंकार यूज किया है, ठीक है। तो ट्रूथ इज नेकेड तो अभी तो पर्सनिफिकेशन लग रहा है, लेकिन ये एलिगरी भी हो सकता है। ट्रूथ अगर किसी कहानी का पात्र होगा, मतलब जब कैरेक्टर होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जब किसी कैरेक्टर के रूप में हमारी वाइसेज और वर्चू जब किसी कैरेक्टर के रूप में आती हैं, तब वो क्या होता है, तब एलिगरी होता है। और अगर उनको पर्सोनिफाई कर दिया जाता है, ह्यूमन रूप में देखा जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसमें है, लिखा है कि व्हाट वुड हैपन इफ ट्रूथ्स वर नॉट मिक्स्ड विद लाइज, अगर ट्रूथ को झूठ के साथ मिक्स ना किया जाए तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से आंसर मिलेंगे। व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, सेड जेस्टिंग पायलट, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, आंसर के लिए रुका भी नहीं। सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट द गिडीनेस, ठीक है, that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief affecting free will, ये है मिला हमको, free will in thinking as well as in acting। मतलब क्या हुआ, आप ट्रुथ को चाहे तो एक्सेप्ट करो, चाहे ना करो, चाहे अपनाओ, चाहे अवॉइड करो, तो आपकी मर्जी पर जाता है ये दोनों। आगे लिखा है एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलासफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन, उस तरह के फिलासफर अब नहीं रहे इस दुनिया में। देयर रिमेन सर्टेन डिस्कर्सिंग विच, कुछ बुद्धिमान लोग अभी भी बचे हैं, विच आर ऑफ द सेम वेन, जो उन्हीं की तरह के हैं, पुराने फिलोसफर्स की तरह हैं। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम, हालांकि उनमें वो ब्लड नहीं है
एज वाज इन दोज ऑफ एंशिएंट, जो प्राचीन फिलासफर्स में था वो उतना एनर्जी इनके पास नहीं है। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर, ये केवल डिफिकल्टी और लेबर की बात नहीं है। व्हेन मेन टेक इन फाइंडिंग आउट ट्रुथ, जब आदमी मतलब टेक इन करता था मतलब ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए, नार अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड, मतलब जब ये पा लिया जाता है। पहले तो आदमी बहुत सच का पता लगाने के लिए वो कोशिश किया करता था, फिर नहीं, जब वो एक बार सच मिल गया तो फिर नहीं कोशिश होती। इट इम्पोजेस, देखो इम्पोज में जब टी एच, वर्ब में टी एच, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ब में टी एच लगी हुई मिले तो ये पुरानी इंग्लिश है। आजकल उसी के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो ये जो इम्पोजेस लिखा हुआ है वो इम्पोजेस हो गया। इट इम्पोजेस अपॉन मैंस थॉट दैट डज, ये देखो डथ लिखा ना तो डज हो गया, दैट डज ब्रिंग लाइज इन फेवर। देखो ये होता है ना, ये आदमी के सामने ऐसा थॉट इम्पोज करता है जो क्या करता है, आदमी के मतलब फेवर में। झूठ को क्या होता है, ब्रिंग्स लाइज इन फेवर, जो झूठ को उसके फेवर में ला देता है। बट अ नेचुरल दो करप्ट लव, इन्होंने कहा कि लव ऑफ लाई, जो एक झूठा है, नेचुरल है, भले ही वो करप्ट लव ऑफ लाई है, ठीक है ना, झूठ के प्रति प्रेम है। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीसियंस, ग्रीक के जो बाद के विचारक थे, सोचने वाले मतलब फिलोसफर्स थे, एग्जामिन थे, देखो एग्जामिन में ऐसा लिखा है, एग्जामिन्स मैटर, वो लोगों ने मैटर को एग्जामिन किया, एंड इज एट द स्टैंड टू थिंक दैट व्हाट शुड बी इन इट दैट मैन शुड लव लाइज, मतलब उन्होंने सोचा ऐसा क्या है कि मनुष्य झूठ को पसंद करता है। आगे लिखा, वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद, where neither they make for pleasure as with poet, मतलब झूठ बोलकर वो उतनी खुशी तो मिलती नहीं उनको जितना कवियों को मिला करती थी। नार फॉर एडवांटेज, ना तो एडवांटेज मिलता है, एज विद द मर्चेंट्स, मतलब जैसे व्यापारी है झूठ बोलेगा तो उसको फायदा मिलेगा, कभी है झूठ बोलता है तो आनंद मिलता है, आम आदमी झूठ क्यों बोलता है, उसको क्या मिलता है। तो जवाब इन्होंने दिया, बट फॉर लाइज सेक, वो झूठ क्यों बोलता है, झूठ की खातिर बोलता है। एक झूठ बोल लिया तो उसको छुपाने के लिए दूसरी झूठ बोलेगा, फिर झूठ के लिए झूठ बोलेगा, ये कहा इन्होंने। आगे कहा इन्होंने, बट आई कैन नॉट इट, पर मैं ये नहीं कह सकता कि दिस सेम ट्रुथ इज नेकेड, तो सेम ट्रुथ इज नेकेड। देखो यहाँ पे ट्रुथ जो है ना वो कहानी का पात्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कैरेक्टर बनाते हैं तब मेटाफर होता है, नहीं तो पर्सनिफिकेशन होगा, ये पर्सनिफिकेशन होगा। एंड ओपन डे लाइट दे डथ मैंने डज, दे डज, यहाँ लिखा है ना, दैट डज नॉट शो द मास्क्स एंड मेमोरीज, म्यूमरीज बोला, म्यूमरीज एंड ट्राइम्स of the world half so stately and daintily as candlelight। देखा, ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ ए पर्ल, देखो यहाँ ट्रुथ को किससे कंपेयर किया, पर्ल से कहा, ठीक है ना। ट्रुथ कह रहे हैं कि पर्ल की तरह हो सकता है, दैट सोच मतलब क्या हो, सोच बेस्ट बाई डे, दिन में मोती बहुत बढ़िया दिखाई देता है, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ द डायमंड, लेकिन जो ट्रुथ है वो डायमंड की प्राइस पर नहीं जा सकता है। जैसा कि जो कि एक कार्बंकल है और वो वेरीड लाइट, अलग अलग लाइट है तो अलग अलग तरह का दिखाई देता है। अब इन्होंने देखो एक चीज़ कही है कि द मिक्सचर ऑफ अ लाई डज एवर एड प्लेजर, जो मिक्सचर ऑफ लाई है मतलब सच और झूठ को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या करता है, ये प्लेजर को बढ़ाता है, खुशी को बढ़ा देता है। आगे लिखा है डथ, ठीक है, डथ मतलब डज एनी मैन डाउट इफ, अब यहाँ देख रहा, इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैंस माइंड्स, अगर सच को आदमी के दिमाग से या झूठ को आदमी के दिमाग से निकाल लिया जाए तो वेन ओपिनियन फ्लैटरिंग होप, मतलब उसका जो वेन ओपिनियन है, फ्लैटरिंग होप है, फॉल्स वैल्यूएशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, एज वन वुड, तो एंड द लाइक, बट इट वुड लीव द माइंड्स ऑफ नंबर ऑफ मेन पुअर संकन थिंग्स फुल ऑफ मेलांकली, अगर उसके दिमाग से झूठ को निकाल लिया जाए, मतलब आदमी कल्पना करता है ना, इमेजिन करता है, झूठ मूठ में हमारे पास साइकिल भी नहीं है, मर्सिडीज की कल्पना कर सकते हैं, अगर झूठ आदमी के दिमाग से निकाल लिया जाए तो आदमी मर जाएगा, मतलब उम्मीदें ही कहाँ बचेंगी यार, वो कोई खुशी ही सारी खत्म हो जाएगी, कम से कम काल्पनिक रूप से खुश हो लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन डिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग, ये क्या हो जाएगा फिर, अनप्लीजिंग टू देमसेल्फ, उस आदमी के लिए अनप्लीजिंग हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था इन्होंने, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में राइटर का ट्रूथ के बारे में क्या आइडिया है, बताओ जरा, इस पैराग्राफ में राइटर का ट्रूथ के बारे में क्या विचार है।
ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन, यहाँ डिविनिटी की कहाँ बात की गई है। ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड, हाँ पहले शुरू में ही मैंने कहा था ना कि चाहे इसको अपनाओ चाहे छोड़ दो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी फ्री विल पर है, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। वाई डू मेन लव लाइज, आदमी लव को क्यों मतलब झूठ को क्यों पसंद करता है, सीधी बात है, लिखा था फॉर द सेक ऑफ लाइज, मैंने कहा था ना आदमी झूठ क्यों बोलता था, फॉर द सेक ऑफ लाइज, एक झूठ बोला उसको छुपाने के लिए दूसरी झूठ बोला, फिर दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी बोलेगा, फॉर द सेक ऑफ लाइज। देखो 113 में क्या होगा, इन्होंने क्या कहा कि क्या कंपेयर किया है, इन्होंने किससे कंपेयर किया है, इन्होंने तो पर्ल था और डायमंड था ना कंपेयर करने के लिए, तो पर्ल और डायमंड से कंपेयर किया है इन्होंने ट्रुथ को। अगला क्या था, इन्होंने नेकेड में क्या होगा, पर्सनिफिकेशन, मैंने पहले ही बता दिया था, समझा दिया था। ये एलिगरी तब होता जब वहाँ पे ट्रुथ को किसी कहानी का कैरेक्टर बनाया गया होता, कैरेक्टर नहीं है। 115 में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ वर नॉट मिक्स, अगर ट्रुथ को लाई के साथ मिक्स ना किया जाए तो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, तो देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर, हाँ झूठ से सच को निकाल दो, सच से झूठ को निकाल दो तो कोई आनंद ही नहीं बचेगा। अच्छा अगर झूठ ही नहीं होगा तो परसूट ऑफ ट्रुथ क्यों होगा, सच की खोज ही कहाँ होगी जब झूठ ही नहीं होगा, तो समझ गए ना। हाँ तो प्लेजर नहीं आएगा, जब झूठ होगा ही नहीं तो सच की तलाश करने में कोई प्लेजर नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा अगला वाला है, तो अगले वाले में भी हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो भाई, देखो तो इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आथर लीगल लिटरेसी क्या है, आथर के अकॉर्डिंग लीगल लिटरेसी किसको कहते हैं, ठीक है, कानूनी साक्षरता। नेक्स्ट में आ जाओ, लिखा एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, एक सिटीजन के रूप में किसी आदमी से क्या उम्मीद की जाती है। द एबव पैसेज डील्स इन, तो पूरा ये पैसेज किस बारे में डील करता है, कोई मतलब नहीं, बिना पढ़े पता ही नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेशन प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब क्या होता है, स्किल, कुशलता, इफिशियंसी, प्रोफिशियंसी, ये होता है। डाइवर्स कम्युनिटी मतलब दो अलग अलग तरह की स्किल्स जब एक दूसरे में कंबाइन हो जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 120, आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक तरह से प्रतिरोध, इसका सिमिलर मीनिंग क्लोजेस्ट मीनिंग वाला कौन सा हो सकता है, कंफर्म करना होगा नहीं, प्रमोट करना, डेफियंस करना और लिबरेट करना, तो ये तो सब क्या हो गया, ये भी एंटोनीम हो जाएगा, प्रमोशन विरोध का, प्रमोशन एंटोनीम हो जाएगा, लिबरेशन डेफियंस, डेफियंस क्या हो जाएगा, क्लोज द साइनोनिम में, हाँ तो डेफियंस, रेजिस्टेंस का डेफियंस हो जाएगा। डेफियंस का मतलब क्या होता है, विरोध करना, अपोज करना, तो ये आंसर हो जाएगा। और कोई है ही नहीं, मीनिंग मिलजुल ही नहीं रहा है कोई, तो बिना पढ़े भी लगा सकते हो। खैर हम लोग पढ़ते समय देख भी लेंगे इसको, तो चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, बिना पैसेज तो कहानी समझ में आएगी नहीं। चलो आ जाओ, द लॉ एज एन एंटरप्राइज, जो लॉ है, रूल है, एंटरप्राइज के रूप में, दैट सीक्स टू रूल अस ऑल फ्रॉम क्रेडल, हमारे ऊपर रूल करता है कहाँ से, फ्रॉम क्रेडल, पालने से लेकर के कहाँ तक, कब्र तक। वेदर एज कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग कस्टम, अब देखो इसमें जो लॉ है ना, बहुत लॉ तो दोनों तरह का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, कस्टम का भी हो सकता है, हमारे रीति रिवाजों का भी एक नियम होता है, संविधान का भी एक नियम होता है, कानून का भी एक नियम होता है। तो वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्फ्रंट करता है कस्टम को, कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे रीति रिवाजों के आगे खड़ा हो जाता है, विरोध करता है, और कभी कभी क्या होता है, कस्टम कन्फ्रंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की परंपराएं संविधान के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, यह रीति नहीं है, संविधान में लिखा है। चलिए, एंड ऑफन इंस्टेड, और कई बार इसके अलावा क्या होता है, एज द डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोवेस ऑफ बोथ, तो ये जो लॉ है कभी कभी कैसे काम करता है, डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोवेस, डाइवर्स का मतलब क्या हुआ, अलग अलग टाइप की, दोनों एक साथ मिल गई हैं, प्रोवेस मतलब कुशलता, योग्यता, अब बोथ मतलब बोथ किसकी, लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की और कस्टम की, दोनों की, तो एक तरह का दोनों का बैलेंस हो जाता है ये, ठीक है, ध्यान देगा यहाँ पे बैलेंस होगा। आगे लिखा है कि द वेरी नोशन ऑफ द इंटरप्राइज सजेस्ट रिस्क टेकिंग, ठीक है, आगे लिखा है कि रिस्क एज अ साइट फॉर बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज फेलियर फॉर रेगुलेशन या फेलिसिटेशन ऑफ अप्रूवल सोशल कंडक्ट।
आगे लिखा एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, दिस कपलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कस्टम। देखो मैंने बोला ना कपलिंग का मतलब क्या हुआ, साथ हो गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कस्टम का। इज एट द आउटसेट डिजाइन टू प्लूरलाइज द नोशन ऑफ लीगल लिटरेसी। ये क्यों किया गया है, ये इस आउटसेट को डिजाइन किया है कि ये नोशन ऑफ लीगल लिटरेसी, जो लीगल लिटरेसी है, जो कानूनी साक्षरता है, वो ज़्यादा हो जाए, प्लूरलाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानूनी रूप से साक्षर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानून को जानने लगें। अ मैसेज येट टू बी फुली कंस्ट्रक्टेड, एक संदेश अब भी फुली कंस्ट्रक्टेड होना बाकी है। एंड कन्वेड को इक्वली टू दोज, उन लोगों को बताना है कि टू हु गवर्न अस, जो हमारे ऊपर गवर्न करते हैं, और दोज हु वुड रेजिस्ट डोमिनेशन, और जो क्या करते हैं उसका विरोध करते हैं, दोनों को पता होना चाहिए। ठीक, एज सिटीजन्स, एक सिटीजन के रूप में वी आर सपोज्ड, ये क्वेश्चन आया था ना, एज सिटीजन के रूप में हमसे ये उम्मीद की जाती है कि टू नो द लॉ मेड बाय द स्टेट, कानून के स्टेट के द्वारा बनाए हुए, राज्य के बनाए हुए नियम को हम जाने, वेदर वी इंटेंड टू ओबे इट और ब्रेक इट, चाहे आपको इसका पालन करना है तो भी आपको इसको जानना पड़ेगा, आपको उल्लंघन करना है तब भी, जिसका आप उल्लंघन करेंगे उसका भी तो नियम पता होना चाहिए। आगे लिखा एज, मतलब एक तरह का बैलेंस बनाना है। एज मेंबर्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस कम्युनिटी वी आल्सो नीड टू नो द नॉर्म्स एंड डेफिनेट डिफाइन और मेंबरशिप ऑफ दीज। तो जब हम एक कल्चरल, एक संस्कृति के, एक कल्चर के मेंबर होते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के होते हैं, तो भी हमको इसके नाम्स, हमें अपनी कल्चर के नॉर्म्स को जानना ज़रूरी होता है, जिसके हम मेंबर हैं। केवल कानून जानने भी काम नहीं चलेगा, और अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर ट्रेडिशन को नहीं जानोगे तब भी काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ। आगे लिखा है कि ऑफन आवर आइडेंटिटी एंड ऑब्लिगेशन, आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान, ऑब्लिगेशन का मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं। एज मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी एंड डाइवर्स मेंबरशिप विद इन द कल्चरल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज constitute spheres of peaceful coexistence. Often two these collide, कभी कभी ये दोनों लड़ भी लेते हैं, कभी कभी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कोऑपरेट भी करती हैं। To decide what obligation ought to have precedence, किसको हम ज़्यादा महत्व दें। Each one of us is in collision situation has to know, हम में से हर किसी को एक चीज़ जानना ज़रूरी है। क्या जानना है, A great deal about the law of the state, हमें मतलब राज्य के लॉ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। That constituting community and identity other than political। आगे लिखा है कि लिटरेसी इन स्टेट लॉ, तो जो कानून की साक्षरता है, मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानून के बारे में जानें, ये इम्पोर्टेंट है, बट नेवर इनफ, लेकिन इतना नहीं, फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट कॉन्स्टेंटली प्रेस अपॉन यू, इतना नहीं कि वो मतलब कई तरफ से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगे, इतना ज़्यादा कर्तव्य की फीलिंग आने लगी। आगे लिखा कि दिस इनवाइट्स एंगेजमेंट विद मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग व्हाट वी मे वांट टू मीन बाय लिटरेसी। ठीक, लिटरेसी से हमारा क्या तात्पर्य है, लॉ, डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। फर्दर द क्वेश्चन ऑलवेज इज हाउ फार डू रिसोर्सेज ऑफ लीगल लिटरेसी एंडो अस विद रिसोर्सेज ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड केयर ऑफ सेल्फ एंड केयर फॉर अदर्स, ये भी चीज़ आ गई। ठीक है, चलो अब तो पढ़ ही लिया होगा। अकॉर्डिंग टू आथर, आथर के अकॉर्डिंग लीगल लिटरेसी क्या है, किसको कहते हैं लीगल लिटरेसी। तो लीगल लिटरेसी में कहा था ना कि कानून का ज्ञान होना, कानून का ज्ञान होने का मतलब नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कंसोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ सोशल कस्टम। लीगल लिटरेसी का मतलब हुआ कि हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं और जो सोशल जस्टिस है, उसी के अकॉर्डिंग, उससे तालमेल करते हुए हम अपने कानून को, अपने लॉ को इंटरप्रेट कर पाएँ, उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। तो ये पहला वाला ही आंसर है। ठीक है, बाकी और कोई है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अ सिटीजन इज सपोज टू, एक नागरिक से क्या उम्मीद की जाती है। उम्मीद ये की जाती है कि एक नागरिक क्या होगा, अभी निशान लगाए थे मैंने, लिखा है कि मेक अ बैलेंस बिटवीन लीगल एस्पेक्ट और कल्चरल एग्जिस्टेंस। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, उसमें और जो लीगल एस्पेक्ट है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के हमको चलना होगा। यही एक सिटीजन से उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव पैसेज डील्स विद, ये जो पैसेज हम लोगों ने अभी पढ़ा वो किस बारे में, लॉ एंड जस्टिस के बारे में। जस्टिस की तो बात ही नहीं आई, केवल लॉ की थी।
अच्छा, लीगल लिटरेसी, हाँ लीगल है, पूरी कानून की जानकारी, लीगल लिटरेसी के बारे में पूरा का पूरा पैसेज लीगल लिटरेसी पर ही है। अच्छा, लिटरेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन का मैटर नहीं था, लिटरेसी पे बात हुई थी, एजुकेशन पे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पूरे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात नहीं हो गई। देखो लीगल लिटरेसी में हमें जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशन है, हमको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये लीगल लिटरेसी हो जाती है ना, दोनों मिलाया जाएगा तो लीगल लिटरेसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होगा टॉपिक इसका। नेक्स्ट आ जाओ 19 में। 19 में देखो क्या होता है, डाइवर्स कम्युनिटी प्रोग्रेस, मतलब दोनों, मतलब कानून का और जो हमारे संस्कृतियां हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, दोनों को मिला के हम एक ऐसी स्किल डेवलप करते हैं। तो 19 नंबर पे क्या होगा, देखो अ प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ कोहेसिव, देखो कोहेसिव एलिमेंट का नहीं होगा, a provision of evolving a law of customary practices का law by avoiding कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करने की बात नहीं की थी इन्होंने। a process of evolving कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेवलप करना बाय नेग्लेक्टिंग कस्टम, नहीं, इन्होंने दोनों को बराबर वैल्यू दी है, किसी को अवॉइड या नेग्लेक्ट नहीं किया है, ये दोनों तो निगेटिव चले जाएंगे। अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, ये देखो इन्होंने कहा था कंबाइनिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स इनटू कंपीटेंट लीगल मैकेनिज्म, एक ऐसा योग्य सक्षम लीगल मैकेनिज्म बनाओ जिसमें दोनों कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स का मिक्सर हो, कंबाइन हो, ट्रेडिशन भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट 120 में क्या करना, मैंने ये तो बता ही दिया था ना कि इसमें रेजिस्टेंस का जो क्या होगा, क्लोजेस्ट मीनिंग होगी वो डेफियंस होगा, अवरोध करने के लिए लगा हुआ सी वाला। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हो गए, जो कि हमने 2 सेट में कर दिया। तो 2023 का फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग दोनों का दोनों कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों खत्म हो गया है। ठीक है, अब एक आध दिन वेट करो, उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, 2022 का फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करा देंगे, फिर 2021 का फर्स्ट एंड सेकेंड करा देंगे। इतना आपके लिए आई थिंक कि पर्याप्त होगा। इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हम इसके पहले चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20 के पहले का डिस्कशन आप करिए, 20 तक कर लीजिए, एनफ होगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो उसके पहले का भी कर लीजिए, लेकिन पैटर्न जो है ये 20-21 के बाद वाला इस समय फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको दीजिएगा, अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर हम लोग कल वाले सेशन में बात कर लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, 2022 का डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।